हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। और आप देख रहे हो हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ये जो चैप्टर है हम इसमें हिंदी में से क्वेश्चन आंसर करेंगे, हिंदी वाली बुक, ताकि जब जो भी आपका मीडियम है, सपोज़ आपका इंग्लिश मीडियम है, तो आप एक बार हिंदी मीडियम की बात से समझ लो कि क्या इसमें पूछा गया है। ठीक है, उससे पहले 1 मिनट में लेना चाहती हूँ कि जो हमने कल टाइम टेबल शेयर किया था, क्या आप उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हो। देखो, हम सब जो ह्यूमन बीइंग होते हैं ना, या तो बहुत ही मैच्योर हो तब वो किसी रूटीन को फॉलो करते हैं, या हमें कोई पूछने वाला हो, जैसे मम्मी पूछती हैं, स्कूल में टीचर पूछते थे कि आपने ये काम किया कि नहीं। अदरवाइज़ तो ऐसा होता है, और ये सच भी है कि बच्चों को होमवर्क मिल जाता है स्कूल से और वो नोट करके नोटबुक में, और उसे फिर याद नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपने मुझे कमेंट करके ये बताना है आपने क्या क्या चीज़ याद करी है, जो लर्न करा है वो आपने बताना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आंसर से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अतीत में विदेशी किसे माना जाता था। जो अतीत मतलब पास्ट में, ठीक है, विदेशी किसे माना जाता था। तो ये क्वेश्चन जो मैं आपकी नोटबुक से लेके आई हूँ, आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें से लेके आई हूँ। जो ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है यही इसका आंसर है। ठीक है, तो आप देख लेना ये कौन सा पेज है जिस पे ये लिखा हुआ है। कहीं से आपने कॉपी नहीं करना। अगर आपकी टीचर ने लिखवाया हुआ है तो आप उसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, पहले जो पुराना समय था, मतलब अतीत था, उसमें विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। ठीक है, ये नहीं लिखना आपने, इसमें लिखना है कि अतीत का मतलब होता था कि जो भारतीय ना हो। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता था। मतलब उस संस्कृति का, मतलब हमारे गांव से अगर अलग गांव का कोई बंदा है तो वो भी वहाँ पे विदेशी होता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में क्या कह सकते हो उसे कि ये परदेसी है, मतलब हमारी संस्कृति का नहीं है तो ये परदेसी है। और फारसी में उसे अजनबी कहा जाता था। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, मतलब जो वन में रहता है, वनों में रहता है। ठीक है, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। लेकिन इसमें ये नहीं होता था कि जैसे हमारे गांव है, जैसे, ठीक है, हमारे गांव में क्या होता है, हम सबके गांव में कि अलग अलग जाति और धर्म के लोग भी रहते हैं। तो क्या है, इसमें पहले बताया गया है कि जो संस्कृति का अंग ना हो, जो हमारी संस्कृति का अंग ना हो, वो विदेशी कहलाता था। लेकिन एक गांव में भी तो अलग अलग संस्कृति हो सकती है ना, तो उसमें उसे विदेशी नहीं माना जाता था। ठीक है, तो ये आपकी बुक से ही मैंने लेके दिखाया है कि इस तरह से आप क्वेश्चन ढूंढ सकते हो अपनी बुक से। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2 कि आपको सही गलत बताना है इसमें से। तो इसमें जो कह है उसमें है कि सन 700 के बाद के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते थे। तो ये बात तो गलत है, मिल जाते थे अभिलेख। तो क्या होता था कि जो स्टोरी लिखते थे, जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो वो स्टोरी लिखते थे ना, तो हर एक राइटर जो लिखने वाले आते थे, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, वो उसको लिखते जाते थे। तो जो ओरिजिनल जो चीज़ थी, जो ओरिजिनल बातें थी, वो फिर बाद में क्या हो गई, ख़त्म हो गई। क्योंकि लैंग्वेज भी ऐसी ही थी, समझ नहीं आती थी, ज़्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग थे जो लिखते थे चीज़ों को। ठीक है, तो वो सही चीज़ें सब कुछ सही से नहीं, जैसे अब हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटी, हम लिख सकते हैं, हमारे पास पेपर भी होता है, पेन भी होता है, कंप्यूटर भी है, हम अपना डाटा को सेव कर सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले पेपर नहीं होता था। वो क्या करते थे, उसको रीयूज़ करते थे, उसे वॉश करते थे किसी तरीके से, फिर उसको रीयूज़ करते थे। तो इस तरह से कुछ चीज़ें तो ख़त्म ही हो गई। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि 700 के बाद के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते थे। तो ये गलत बात है, मिल जाते थे। इस काल के दौरान मराठों ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना की, ये भी बात गलत है। दूसरा है, केंद्र शासित बस्तियों, कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ कभी कभी वनवासी अपनी ज़मीन से उखाड़ कर बाहर कर दिए जाते थे। ये बात बिल्कुल सही है कि कभी कभी जो वनवासी होते थे उनको उनकी जगह से हटा दिया जाता था। नेक्स्ट है, सुल्तान गयासुद्दीन बलवन असम, मणिपुर तथा कश्मीर का शासक था। ये बात भी बिल्कुल गलत है। जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये गलत क्यों है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिक्त स्थानों को भरिए। देखिए, रिक्त स्थानों को अगर मैं चाहती तो मैं ऐसे भी फिल करके दिखा सकती थी, लेकिन आपके चैप्टर में जो ये लिखा हुआ है ना, अभिलेखागार, अभिलेखागार को समझो पहले। अभिलेखागार यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपकी बुक में ये वाला कॉलम आप ढूंढना कहाँ पे है। ठीक है, ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है उसे अभिलेखागार कहते हैं। ठीक है, अभिलेखागार में पांडुलिपियों,
को पुस्तकालयों और अभिलेखागारों में रखा जाता था। ये वाली एक सेंटेंस है। दूसरा है, इन पांडुलिपि और दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती थी, मगर साथ ही इसका उपयोग कठिन है। ठीक है, अभिलेखागारों में क्या मिलता है हमें? पांडुलिपि रखे जाते थे। ठीक है, कोई भी दस्तावेज रखे जाते हैं, पांडुलिपि रखी जाती है, उन्हें अभिलेखागार कहते हैं। तो जैसे ही आप ये हिंदी वाले जो स्टूडेंट हैं जो हिंदी में पढ़ते हैं, मैंने भी हिंदी में पढ़ी हुई है जब मैं छोटी थी, तो क्या होता है, इनको इन वर्ड्स को समझना ज़रूरी है बच्चे। मैंने इसलिए ये यहाँ पे दिया है कि आप इनको पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा अभिलेखागार क्या होता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं। ठीक है, ये भी हमें पता चल गया, ये मुझे नहीं पता था पहले। क्या आपको पता था? तो अभिलेखागार क्या होते हैं ये भी पता चल गया आपको, और ये भी साथ में कि राज्य और राष्ट्रीय सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहाँ पर वे अपनी तमाम पुरानी सरकारी अभिलेखों और लेन देन के ब्यौरे का रिकॉर्ड रखते हैं। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन जो 3 है इसका क्या समझ में आ गया? जो ख है उसमें डैश 14वीं सदी का एक इतिहासकार था। ठीक है, तो इसमें ये देखिए कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूर्त वर्तमान में संशोधन करते रहते थे। मतलब जो उन्होंने खुद ही लिखी है कोई चीज़ वो उसमें फेरबदल करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, तो ये कहीं कहीं इसका कुछ अलग से लिखा हुआ होगा, तो कौन था? जियाउद्दीन बर्नी। तो हमारे इसमें क्वेश्चन में क्या आएगा? जियाउद्दीन बर्नी 14वीं सदी का एक इतिहासकार था। फिर गह वाला है डैश 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 और डैश हम इस उपमहाद्वीप के इस काल के दौरान लाई गई कुछ नई फसलें हैं। तो कौन सी फसलें थी? देखो ये क्वेश्चन, ये पेज नंबर 6 लिखा हुआ है, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये 6 पेज नंबर है कि मैंने लिया था कि ताकि आपको समझा सकूं। फिर नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें ये लिखा हुआ है कि उस महाद्वीप में नई तरह के खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। तो हमें यहाँ पे भरने के लिए मिल गया आलू, मक्का, चाय, मिर्च और कॉफ़ी। ठीक है, हम ये भर सकते हैं। नई फसलों के साथ आए जो नए विचारों को लेकर आए थे, इसलिए इस काल में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन भी का भी काल रहा है ये। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें बदली, तो हमें इन तीनों के रिक्त स्थान मिल गए जो भी भरना है हमें। फिर है इस काल में हुए कुछ प्रौद्योगिकी परिवर्तनों की तालिका दें। क्या प्रौद्योगिक परिवर्तन हुए थे वहाँ पे? देखो, सिंचाई में फारसी पहिया यूज़ हुआ, मुकाबले के लिए आग्नेयास्त्र हुआ, बुनाई में चरखा और नए खाद्य पदार्थ, पेय जैसे आलू है, मक्का है, मिर्च है, चाय है, कॉफ़ी है, ये सब आए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है इस काल के दौरान हुए मुख्य धार्मिक परिवर्तनों की जानकारी दें। देखो, जो धार्मिक परिवर्तन थे वो क्या क्या हुए थे इस अवधि के दौरान? इस्लाम जैसे नए धर्म का उपमहाद्वीप में आगमन हुआ। तो हम इस्लाम को पुराना धर्म ना समझे, ये नया धर्म है इस्लाम, तो उसका आगमन हुआ था। जिन्होंने कुरान शरीफ का संदेश दिया। कई शासक इस्लाम और उसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमों को संरक्षण देते थे। व्यापारियों और आप्रवासियों ने अपने साथ मुसलमानों की पवित्र पुस्तक कुरान शरीफ की शिक्षाओं को लाए। ठीक है, तो मतलब जो इस्लाम है उसमें वो आया था उस टाइम पे। ठीक है, और धर्मशास्त्री जो थे, न्यायशास्त्री थे, उन्होंने उलेमा को संरक्षण दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद जो उनकी पुस्तक थी कुरान शरीफ उसको भी उस शिक्षा में लेके आए, मतलब उसको भी पढ़ाया जाने लगा। फिर हिंदू धर्म में भी कुछ परिवर्तन आए थे। हिंदू धर्म में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जिसमें नए देवी देवताओं को की पूजा शामिल थी। ठीक है, महत्वपूर्ण धार्मिक घटनाएं उनको शामिल किया गया। फिर हिंदुओं ने राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण शुरू किया। ठीक है, तो वहाँ के जो जब उस टाइम के राजा थे उनसे कहकर मंदिर बनवाए। ब्राह्मणों और पुरोहितों का महत्व बढ़ गया और वे समाज के प्रमुख समूह बन गए। ठीक है, जो ब्राह्मण लोग थे, जो पंडित लोग थे, जो विद्वान जो जिनको कहा जाता था उस टाइम पे, उनका महत्व बढ़ गया, उनको इम्पोर्टेंस दी गई बहुत ज़्यादा, और वो हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण समूह बन गया। ठीक है, तो इनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे लोग। फिर उसके बाद है आपको इसमें समझना है कि पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला है। ठीक है, क्या शुरू से ही हिंदुस्तान शब्द यूज़ हो रहा है या फिर उससे पहले कुछ और शब्द था? एक और है कि जातियों के मामले कैसे नियंत्रित किए जाते थे, मतलब जाति पर विवाद हो जाते थे, झगड़े हो जाते थे, उनको कैसे समझाया जाता था। फिर सर्व क्षेत्रीय समाज में साम्राज्य से आप क्या समझते हैं, इसका क्या मतलब है, ये भी आपको बुक अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको समझ आएगा, और अगर आप कहेंगे तो मैं आपको ये बुक पढ़ा दूंगी। ठीक है,
वैसे मैंने आपको बता दिया है जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, और इस पर भी विचार करना है कि पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। ठीक है, तो इतिहासकार थे, उनको क्या दिक्कतें आई, ये अगर आपने पढ़ा है तो समझ में आएगा। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं पढ़ा दूंगी। ठीक है, बार बार मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि आप बच्चे जो है ढंग से पढ़ो, कम पढ़ो लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। और अपने आप को पानी पिलाते रहना। ठीक है, ये भी आपकी ड्यूटी है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, और टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ खाना है। जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स आप खा सकते हो, जैसे खीरा खा सकते हो, या कुछ और चीज़ जो भी घर में अवेलेबल है आप उसी का यूटिलाइज करो मैक्सिमम, और अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखो। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई ज़रूर करना, और मुझे कमेंट करके बताया करो कि आपको क्या चाहिए, क्या पढ़ना है। और ये आप जैसे ही बच्चे की एक रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास, शायद पाटिल की आई हो, अभी मुझे नाम ध्यान नहीं है, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी किस बच्चे ने कहा था। तो मैं रिक्वेस्ट पे ही ये वीडियो बना रही हूँ ताकि मेरे बच्चे पढ़ें बस। ठीक है, और कोरोना काल में भगवान से दुआ करना कि इस मुसीबत से हमें जल्दी से जल्दी छुटकारा मिल जाए। जो लोग मुसीबत में हैं ऑलरेडी उनको भगवान अच्छे से सही करे, जल्दी से सही करे, ज़्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि सब लोगों की जो जान है वो बहुत कीमती है, और हमारा नुकसान हो रहा है, हमारी एजुकेशन सिस्टम ख़राब हो रहा है बिल्कुल। तो इसके लिए दुआ करते हुए घर में रहो और अच्छे से पढ़ो। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफ़े। अगर आपको पसंद आती है मेरी वीडियो तो ज़रूर लाइक करना इसे। थैंक यू वंस अगेन।